फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आपका सीआरपीसी के सेक्शन 80 और सेक्शन 81 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपका जो ये वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड हम 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इसका चौथा और लास्ट वीडियो होगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इससे पहले हमने कौन कौन से वीडियोज़ बनाए हैं। तो आज का जो वीडियो है ये भी आपका किससे रिलेटेड है, आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, जो आपका चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी में आता है। तो ये वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड हम आपका जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपका सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 73 तक डिस्कस किए गए हैं। फिर सेकेंड वीडियो में हमने सेक्शन 74 से लेकर 77 तक डिस्कस किया है। सेक्शन और जो आपका थर्ड वीडियो में आपको सेक्शन 78 और 79 मिल जाएंगे। और आज हम इसके दोनों लास्ट के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 80 और सेक्शन 81, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जो सेक्शंस हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट एंड द होल इंटरप्रिटेशन, वो आपको हेल्पफुल होगी आपकी स्टडीज़ में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और मोटिवेट हों और वीडियोस बनाने के लिए। आज हम 80 और 81 को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, आपको सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको देखने हैं वो आप मेक लॉ इजी चैनल में जाके उसकी सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं हम अपने सेक्शन 80 और सेक्शन 81 को। तो ये जो सेक्शन 80 है ये बात करता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट इशूड। कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ए था जिसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया। ये जब अरेस्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो बात करता है ये। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट जो इशू हुआ है, जो ये सेक्शन है, ये हम बात कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूट हुआ है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो एग्जीक्यूट हुआ है कहाँ, लोकल जुरिडिक्शन से बाहर, मतलब जिस कोर्ट ने या जिस अथॉरिटी ने इसे इशू किया है उसके लोकल जुरिडिक्शन से आउटसाइड ये एग्जीक्यूट हुआ है, वहाँ आपका सेक्शन 81 आपका एप्लीकेबल होगा। और उस स्टेज में अरेस्टेड पर्सन के साथ में क्या किया जाएगा वो आपका सेक्शन 80 बात करता है। तो ये क्या कहता है, when a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate or district superintendent of और कमिश्नर। तो ये कहता है, ये क्या कह रहा है देखिए, ये कहता है कि जब एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन, ठीक है ना, आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, जिसने उसको इशू किया था, तो उस केस में जो पर्सन अरेस्ट होता है उसको कहाँ भेजा जाएगा, मतलब उसको कहाँ पेश करना है। तो ये कहता है कि देखो, जनरल कॉमन सेंस में, मतलब अगर जनरली हम बात करें तो जनरली ऐसे पर्सन को जिसको आपका अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, जिसका वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया गया है आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसने उसे इशू किया था, तो उस पर्सन को कहाँ पर, मतलब कहाँ पर पेश किया जाएगा, उस पर्सन को ना आपका जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है ना, ठीक है ना, प्लेस ऑफ अरेस्ट जो है वो जिसके जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है ना, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट या डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। फाइन, पर इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। कौन कौन सी कंडीशन है वो हम बात कर लेंगे इसको आगे। तो इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देखिए, ये क्या कहता है, ये इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ये है कि जब एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल जुरिडिक्शन है उसके आउटसाइड, तो उस केस में आपका अगर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको पेश किया जाएगा, ठीक है ना, उसको किसके सामने पेश किया जाएगा, किसके सामने उसे लाया जाएगा, उसको ऐसे मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने लाया जाएगा जिसके लोकल लिमिट्स, जिसके ज्यूरिडिक्शन की लोकल लिमिट्स में उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। पर मान लीजिए कि अगर वो कोर्ट जिसने वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था
वो अगर 30 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर के अंदर अगर आता है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर के अंदर आता है, मान लीजिए ये है आपका, ये कोई प्लेस ऑफ अरेस्ट है, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या है, प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहाँ से बी को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, ये बी को अरेस्ट किया गया, ये प्लेस ऑफ अरेस्ट है, पर ये जो है ये क्या है, ये आपका सी के लोकल जुरिडिक्शन में आता है और इसके नाम का वारंट निकाला था ए ने। तो मान लीजिए कि ये ए कोर्ट से प्लेस ऑफ अरेस्ट का जो डिस्टेंस है, अगर वो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर है, 30 किलोमीटर्स के अगर अंदर है, ठीक है ना, या फिर 30 किलोमीटर्स के अंदर है, या फिर आपका जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है, प्लेस ऑफ अरेस्ट और जिसकी लोकल अथॉरिटी के अंदर जिसकी लोकल अथॉरिटी के अंदर अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपका ज़्यादा है, किस डिस्टेंस से, जिस कोर्ट ने उसे इशू किया था और प्लेस ऑफ अरेस्ट के बीच में। तो उस केस में आपका इसे ए कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। फाइन। और इसके साथ में इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि अगर मान लीजिए सिक्योरिटी सेक्शन 71 के अंदर अगर सिक्योरिटी ली गई है, ठीक है ना, तो उस केस में आपका जो पर्सन अरेस्ट किया गया है ना, जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको इस किसी भी अथॉरिटी के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। सिंपलर टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इफ़ पर्सन इज़ अरेस्टेड बेस्ड ऑन वारंट इशूड इन वन डिस्ट्रिक्ट बट इज़ एप्रीहेंडेड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, they should be presented before the relevant local authorities for further legal proceeding। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अरेस्ट किया गया है किस बेस पे, वारंट इशू के बेस पे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ने इशू किया था, बट वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। तो उस केस में जिस लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, जो भी आपका बोलते हैं जहाँ पर वो वारंट ऑफ अरेस्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ है, उसके जो लोकल अथॉरिटी है ना उसके सामने उसे पेश किया जाएगा, सारी लीगल प्रोसीडिंग वहाँ चलेंगी। पर इसमें कंडीशन क्या डाल दी कि अगर मान लीजिए कि जिस कोर्ट ने आपका या जिस अथॉरिटी ने आपका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है वो आपका प्लेस ऑफ अरेस्ट से 30 किलोमीटर के अंदर है, या फिर प्लेस ऑफ अरेस्ट और उस कोर्ट का जो डिस्टेंस है जिसने उसे इशू किया है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, वो डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू द प्लेस ऑफ अरेस्ट और जिसकी लोकल अथॉरिटी, मतलब प्लेस ऑफ अरेस्ट और जिसकी लोकल अथॉरिटी में वो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया जाना है। तो उस केस में वो डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये ए है ना, ये ए कोर्ट है, ये सी कोर्ट है, ये बी आपका पर्सन है या जिसको आपका अरेस्ट किया गया है, तो ये आपके इसके लोकल जुरिडिक्शन में आना है। तो मान लीजिए इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, मतलब अगर इस बी को यहाँ इसके सामने पेश करने जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर बी को ए के पास में सामने पेश करना है, तो उस केस में ए के सामने उसको पेश किया जा सकता है। अब आप बात करेंगे सेक्शन 81 की। सेक्शन 81 बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, कि वो मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा जब उसके सामने ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया उसको लेके आया जाता है। तो इसमें क्या है देखिए, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शेल, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody in such court, provided that if the offence is bailable and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, district superintendent or commissioner, or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant, and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate or district superintendent or commissioner shall take such bail on security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant, provided that, देखिए इसमें दो प्रोवाइडेड दैट की बात कर रखी है ना, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल वन, इट कैन बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or the session judge or the district in which the arrest is made or consideration of the information and the document referred to in subsection 2 of section 78 to release such person on bail। तो इस पूरे सेक्शन का
हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 81 का सब सेक्शन 1 पूरा डिटेल में बहुत लंबा सा है, इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। सिंपल टर्म्स में देखें तो ये जो सबसेक्शन है वो कुछ पॉइंट्स आपका पॉइंट आउट करता है। और कौन कौन से पॉइंट्स की बात करता है? पहले बात करता है आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। इसमें देखिए ये जो आपका सेक्शन 81 है ना, ये बात करता है कि जब जो पर्सन जिसको आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन को आपका मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन होगा कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस must ensure that the arrested individual is indeed the person intended by the court that issued the warrant, arrest warrant। तो ये कहते हैं कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, तो उस केस में और उसको लेके आया गया किसके सामने, ये मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। तो उस केस में उस एग्जीक्यूटिव मतलब किसी के सामने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डीएसपी है या फिर कमिश्नर के सामने का पेश किया गया, तो उस केस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका ये इंश्योर करें कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया, जिस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, वो वही पर्सन है जिसके नाम का वारंट, अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया गया था कोर्ट के ज़रिए। फाइन। मतलब मान लीजिए ये ए पर्सन है, इसको अरेस्ट किया गया है, इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो वो आपका ये इंश्योर करेगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है ना, वो वही पर्सन हो। यह इंश्योर करना ज़रूरी है कि भाई वो वही पर्सन हो कि जिसके नाम का अरेस्ट वारंट था, मतलब जिसको कोर्ट के ज़रिए, मतलब कोर्ट के ज़रिए जिसके नाम का वारंट इशू किया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के नाम का वारंट था और कन्फ्यूजन में बी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारी डिटेल मतलब चेक करना है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सेकेंड बात, इसमें वेरिफिकेशन की बात आती है। इफ़ दिस वेरिफिकेशन कन्फर्म्स दैट द अरेस्टेड पर्सन इज इंटेंडेड इंडिविजुअल, दे शुड बी टेकन डायरेक्टली टू द कोर्ट दैट इशूड द वारंट। तो ये कहता है कि ये वेरिफिकेशन क्या कंफर्म करता है, ये जो वेरिफिकेशन है, जो मजिस्ट्रेट आपके वेरीफाई, जिनके सामने उस अरेस्टेड पर्सन को पेश किया गया, जिस अथॉरिटी के सामने, चाहे मजिस्ट्रेट है, चाहे डीएसपी है, चाहे कमिश्नर है, वो ये इंश्योर करेंगे कि भाई वो वही पर्सन है जिसके नाम का अरेस्ट वारंट था। तो एक बार जब ये वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये अरेस्टेड पर्सन जो है मतलब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई जो अरेस्ट पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो वही इंडिविजुअल है जिसको क्या कहते हैं, जिसको आपका जिसके नाम का अरेस्ट वारंट निकला था। तो उस केस में जो अथॉरिटी है ना, तो उस पर्सन को डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगी, उस कोर्ट में जिसने वारंट आपका इशू किया था। एडिशनली देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस बेस्ड ऑन वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। पर ये सारी बातें जो है ना, वो आपका किस पे सब्जेक्ट रहेगी, कि इस बात पे कि उसका जो ऑफेंस है, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसका ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस जो है, अगर मान लीजिए देखिए, अगर ऑफेंस आपका बेलेबल है, अगर ऑफेंस बेलेबल है तो अरेस्टेड पर्सन जो है मतलब ऑफेंस भी बेलेबल है और अरेस्टेड पर्सन जो है ना, वो आपका बेल प्रोवाइड करने के लिए रेडी भी है, ठीक है ना। और उसकी इस बात से मजिस्ट्रेट और डीएसपी या फिर कमिश्नर जो हैं वो आपका सेटिस्फाई भी हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो कंसर्न अथॉरिटी है ना, कैन टेक बेल और सिक्योरिटी, मतलब वो बेल और सिक्योरिटी क्या कर सकती है, लेके उसको रिलीज़ कर सकती है। द बॉन्ड इज़ देन फॉरवर्डेड टू द कोर्ट दैट इशूड द बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये आपका फिर किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, उस कोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा जिसने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था। फाइन। अब मान लीजिए कि ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है। तो जब आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो उस केस में आपका जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 437, या फिर सेशन जज होगा, ठीक है ना, सेशन जज, जिसकी इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्ट अकर्ड कैन कंसीडर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस। तो अगर मान लीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उस केस में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या सेशन जज जो होगा, जिनके यहाँ पर अरेस्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे जो कि आपका केस से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब
उन्होंने जब मान लीजिए ये आपका इंफॉर्मेशन को कंसीडर करा, ठीक है ना, तो उस केस में वो डिसाइड करेंगे टू रिलीज द अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल। तो वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस पर्सन को बेल पे छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। ध्यान रखिएगा ये आपका सेक्शन 437 ऑफ CRPC जो है इसके सब्जेक्ट है, मतलब ये आपका इस पे एप्लीकेबल होगा, इसको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। ओके, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 78। तो ये जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की बात करिए ना, ये वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स है जो हमने सेक्शन 78 के सबसेक्शन 2 में बात करी थी कि जो ज़रूरी होती हैं किसके लिए, उस कोर्ट के लिए, मतलब उस कोर्ट के लिए जिसने वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, उस कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ साथ में आपका उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट भी वो आपका फॉरवर्ड करे, किसको, उस अथॉरिटी को जहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाना है वारंट ऑफ अरेस्ट को। अब आपका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि दिस सेक्शन डज नॉट प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग, ये सब सेक्शन जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को आपका सेक्शन 71 के अंडर जो सिक्योरिटी का प्रोविज़न है ना, उसको लेने से मतलब नहीं रोकती है। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन 71 में जो सिक्योरिटी की बात की है ना वारंट ऑफ अरेस्ट में, कि भाई अगर सिक्योरिटी का प्रोविज़न, अगर वारंट, वो आपका कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट में सिक्योरिटी वाला प्रोविज़न भी डाल सकती है। अगर उसने सिक्योरिटी वाला प्रोविज़न डाला है तो आपका सिक्योरिटी लेकर किसी पर्सन को क्या किया जा सकता है, उसको बेल दी जा सकती है या उसे छोड़ा जा सकता है, उसको इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो ये सेक्शन जो है आउटलाइंस द स्टेप्स अ मजिस्ट्रेट शुड टेक when dealing with an arrested person, considering the nature of offense and the availability of bail. It ensures a fair and just process in accordance with the law. तो ये क्या बात करता है, ये जो सेक्शन है ना, ये वो स्टेप्स को आउटलाइन करता है जो कि मजिस्ट्रेट को फॉलो करने हैं, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट को फॉलो करना है कि जब अरेस्टेड पर्सन को उसके सामने लाया जाता है और वो मजिस्ट्रेट जो है वो कंसीडर करेगा कि भाई जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, और बेल की अवेलेबिलिटी के बेस पे डिसाइड करेगा कि भाई उसे छोड़ा जा सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है, कि उसको उसी कोर्ट में वापस फॉरवर्ड करना है। वो सारी चीज़ें आपका वही मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा उसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 81 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ में हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड हम ऑल सेक्शन 70 से लेकर 81 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आए और आपके ये वीडियोस आपको स्टडीज़ में आपको हेल्प करें। तो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कुछ कमी है तो वो भी आप मेंशन ज़रूर कीजिए। आई विल जस्ट ट्राई टू करेक्ट देम, क्योंकि कम्प्लीटली मैं भी सही नहीं हो सकती हूँ, मैं भी पढ़ के ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी आगे अवॉइड कर सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।